नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में आयोजित एक गरिमामय समारोह में द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन परिसर में स्वतंत्र भारत के पहले और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण किया। यह अवसर ऐतिहासिक महत्व का रहा, जिसमें देश के कई वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति ने कार्यक्रम को गरिमामय और काफ़ी ज़्यादा उत्साहवर्धक बना। तो समारोह में सीपी राधाकृष्णन, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, एस जयशंकर और गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कई प्रमुख हस्तियां मौजूद रही। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश ने राजगोपालाचारी के योगदान और उनके ऐतिहासिक व्यक्तित्व को सम्मानपूर्वक याद किया, जिन्होंने स्वतंत्र भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बता दें कि वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में कार्यक्रम संपन्न हुआ। राष्ट्रपति भवन में इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया और ये ऐतिहासिक महत्व भरा समारोह राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया था। वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई और उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। उधर दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने भारत टैक्सी से जुड़े ड्राइवरों के साथ संवाद किया और उनकी समस्याओं व अनुभवों को ध्यानपूर्वक सुना। इससे पहले 5 फरवरी को राजधानी में देश के पहले सहकारी मॉडल पर आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य पारंपरिक निजी कंपनियों के ढांचे से अलग एक ऐसा सिस्टम विकसित करना है जिसमें सीधे मेहनत करने वाले लोगों को ही अधिक लाभ मिल सके। बातचीत के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पहल का मूल विचार यही है कि जो व्यक्ति परिश्रम करता है उसी को मुनाफा प्राप्त होना चाहिए, न कि किसी बाहरी पूंजीपति को। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि पहले ड्राइवरों की कई शिकायतें सामने आती थी, जैसे भारी कमीशन कटौती और अस्थिर आय, जिनका समाधान इस नए मॉडल के माध्यम से करने का प्रयास किया गया है। इस योजना की खास बात यह है कि इसमें ड्राइवर स्वयं ही मालिक की भूमिका में है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बनाने की दिशा में कदम उठाया गया है। सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं धारा वल्लभ जी को अपनी बात कहने के लिए। माननीय महोदय मंत्री जी, आपको और हॉल में बैठे हुए सभी साथियों को मेरा प्रणाम। मंत्री महोदय, आज बड़ी खुशी हो रही है इस बात को लेकर के कि देश के शीर्ष नेतृत्व जिनकी छत्र छाया के अंदर में सहकारिता इस तरह से फलीभूत हो रही है और उनके साथ में जो है हमारा यानी कि अपने जो साथी हैं चालक भाइयों का प्रत्यक्ष संवाद हो रहा है। ये पल चालकों के लिए इससे पहले तो नहीं आया, इतिहास के अंदर में हमने नहीं देखा है। तो उसके लिए मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत टैक्सी का, उसके साथ ही आभार व्यक्त करूंगा सहकारिता मंत्रालय का और सबसे बड़ा आभार व्यक्त करूंगा मंत्री जी का कि अगर शीर्ष नेतृत्व अगर हमारी बातों को सुनेगा और समझेगा तो मेरे को लगता है कि अब प्रगति दूर नहीं है हम सभी भाइयों की। महोदय, पिछले 20 सालों से मैं जो है इस लाइन के अंदर में हूँ, ड्राइवरी लाइन के अंदर में। इससे पहले नौकरी करा करता था और बेसिकली मैं रहने वाला उत्तराखंड का हूँ और नाम मेरा धारा वल्लभ है। अल्मोड़ा ज़िले से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ से जो है रोजगार के लिए दिल्ली में आए। दिल्ली में आकर के जो है ड्राइवर की नौकरी करने लग गया और 2018 के अंदर में मैं ऐप बेस्ड कंपनियों के अंदर में ड्राइवर के रूप में अपनी टैक्सी लेकर के संचालन करने लग गया। तो ऐसी उम्मीद तो लगाई थी कि बहुत कुछ होगा, लेकिन जब मतलब एक वर्ड सुना था पार्टनर, तो हमको पार्टनर बोला करती थी, तो वो वर्ड सुन करके हम भी अट्रैक्ट हुए। ठीक है जी, पार्टनर बन रहे हैं इतनी बड़ी कंपनियों के साथ में। सबसे वहीं दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में आयोजित एक महत्वपूर्ण संवाद कार्यक्रम में राहुल गांधी ने बहुजन समाज से जुड़े एक्टिविस्ट के साथ विस्तृत चर्चा की। इस दौरान सामाजिक न्याय, समान अवसर और समुदाय से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ, जिसमें प्रतिभागियों ने अपने अनुभव और चुनौतियां साझा की। इसके अलावा उन्होंने जिम ट्रेनर दीपक से भी मुलाकात की, जिन्होंने कोटद्वार में एडवोकेट अहमद के बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर को बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। इस मुलाकात के माध्यम से साहस और सामाजिक सहयोग की भावना को सराहा गया। साथ ही ऐसे प्रयासों को प्रेरणादायक बताया गया जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सिंगापुर दौरे के दौरान निवेश और सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण बैठकों में भाग लिया। इस क्रम में उन्होंने गोल्डन स्टेट कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सुमित नंदा तथा उनकी टीम के साथ विस्तृत चर्चा की, जिसमें निवेश की संभावनाओं और आर्थिक साझेदारी पर विचार किया गया। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार और ITE कॉलेज सेंट्रल के बीच समझौता यानी कि MOU
को लेकर कार्यक्रम में भी उनकी उपस्थिति रही, जो कौशल विकास और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यूनिवर्सल सक्सेस एंटरप्राइजेस लिमिटेड के संस्थापक और अध्यक्ष प्रसून मुखर्जी से भी मुलाकात की, जिसमें औद्योगिक निवेश और विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरे के पहले ही दिन लगभग 6,650 करोड़ रुपए के निवेश समझौते हासिल होना राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है, जो भविष्य में आर्थिक विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। उधर भारत मंडपम में आयोजित AI समिट 2026 के दौरान हुए शटललेस प्रदर्शन के मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इस प्रकरण में इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को पूछताछ के लिए तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन बुलाया गया। संगठन की ओर से सोशल मीडिया पर साझा की गई जानकारी के अनुसार पुलिस ने औपचारिक समन जारी कर उन्हें उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। हालांकि अब तक पूछताछ के सटीक कारणों को लेकर कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, जिससे राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार तय समय पर वो सुबह लगभग 11 बजे पुलिस मुख्यालय पहुंचे, जहां मामले की जांच में जुटे अधिकारियों ने उनसे विस्तृत पूछताछ की। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जिससे मामला और अधिक चर्चाओं का विषय बन गया है। उधर अमेरिका में व्यापार नीति को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है, जहां डोनाल्ड ट्रंप को यूएस के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से झटका लगा है। अदालत ने उनके टैरिफ से जुड़े निर्णय को अवैध ठहराया, जिससे कुछ ही दिनों बाद अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा ने घोषणा की कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी IEEPA के तहत बढ़ाई गई टैरिफ दरों की वसूली को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाएगा। यह निर्णय मंगलवार सुबह से लागू किया गया, जिससे पहले लागू किए गए अतिरिक्त शुल्क अब समाप्त माने जाएंगे। हालांकि इसके साथ ही ट्रंप ने 15% का नया वैश्विक टैरिफ लागू करने की बात कही, जिससे व्यापार नीति को लेकर अनिश्चितता बढ़ी हुई है। इस पूरे मामले में यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद कुछ समय तक बंदरगाहों पर टैरिफ वसूली क्यों जारी रही और पहले से वसूले गए शुल्कों को आयातकों को वापस किया जाएगा या नहीं। रिपोर्ट्स के अनुसार इस फैसले के चलते करीब $75 अरब तक की राशि रिफंड के दायरे में आ सकती है, जबकि इन टैरिफ से प्रतिदिन लगभग $500 मिलियन की आय हो रही थी। वहीं यह भी साफ किया गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों के तहत लागू सेक्शन 232 और सेक्शन 301 जैसे अन्य शुल्कों पर इस फैसले का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और पहले की तरह ही वो जारी रहेंगे। फैसले के बाद ट्रंप ने न्यायाधीशों की कड़ी आलोचना करते हुए इसे निराशाजनक बताया और कहा कि उन्होंने आपातकालीन शक्तियों का उपयोग कर प्रक्रिया को सरल बनाने की कोशिश की थी। साथ ही उन्होंने ये संकेत भी दिया कि उनके पास अन्य कानूनी विकल्प मौजूद हैं, जिन्हें लागू करने में समय लग सकता है, जिससे आने वाले समय में इस मुद्दे पर और कानूनी व राजनीतिक हलचल देखने को मिल सकती है। उधर शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ दर्ज मामले को लेकर एक तरफ पुलिस ने अपनी जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पर कोई महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं। वाराणसी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जिस कथित सीडी का उल्लेख किया जा रहा है उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा, जिससे सच्चाई स्पष्ट हो सके। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अगर पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है या उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास करती है तो वो उसका विरोध नहीं करेंगे और पूरी तरह से सहयोग करेंगे। उनके अनुसार सत्य को छिपाया नहीं जा सकता और समय के साथ वास्तविकता सामने आकर ही रहेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि लगाए गए आरोप अंततः गलत साबित होंगे, क्योंकि वो हमेशा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहे हैं और किसी भी जांच से बचने का प्रयास नहीं किया है। इस बयान के बाद ये मामला और अधिक चर्चाओं में आ गया है, जिसमें धार्मिक, सामाजिक और कानूनी पहलुओं को लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। वहीं ईरान में बढ़ते तनाव और लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच भारतीय दूतावास तेहरान ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एक सख्त एडवाइजरी जारी की है। इस परामर्श में छात्रों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों और पर्यटकों सहित सभी भारतीयों को जल्द से जल्द देश छोड़ने की सलाह दी गई है। दूतावास ने स्पष्ट किया है कि उपलब्ध सभी साधनों, विशेष रूप से कमर्शियल फ्लाइट्स का उपयोग कर सुरक्षित स्थानों पर लौटना आवश्यक है, क्योंकि हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। साथ ही नागरिकों को सतर्क रहने, विरोध प्रदर्शन वाले इलाकों से दूर रहने, स्थानीय मीडिया पर नजर बनाए रखने और दूतावास के संपर्क में रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि सभी लोग अपने पासपोर्ट, पहचान पत्र और अन्य जरूरी यात्रा दस्तावेज हर समय तैयार रखें, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। जनवरी 2026 से ही देश में अस्थिरता का माहौल बना हुआ है, जब बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा और सख्त सरकारी कार्रवाई की खबरें सामने आई थी। फरवरी में विश्वविद्यालय खुलने के बाद छात्रों के नेतृत्व में प्रदर्शन और तेज हो गए, जो अब तेहरान, मशहद सहित कई शहरों में फैल चुके हैं और कई जगह सुरक्षा बलों के साथ टकराव भी देखने को मिला है। इसके अलावा ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने स्थिति को और संवेदनशील बना दिया है। क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों के बढ़ने और संभावित हमलों की आशंका ने
चिंता को और गहरा कर दिया है। इससे पहले भी जनवरी में सावधानी बरतने और गैर ज़रूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई थी, लेकिन वर्तमान हालातों को देखते हुए अब तत्काल देश छोड़ने की अपील की गई है, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। तो भारतीय दूतावास तेहरान ने तुरंत ही भारतीयों को ईरान छोड़ने की सलाह दी है। आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन और हिंसा के चलते स्थितियां काफ़ी गंभीर हो गई हैं और यही वजह है कि अब ये एडवाइजरी भारतीयों के लिए जारी की गई है। भारतीयों से अपील की गई है कि जितने भी ज़रूरी दस्तावेज़ हैं, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पहचान पत्र, वो हर वक्त तैयार रखें, क्योंकि किसी भी आपात स्थिति में उनसे निपटने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स ही काम आ सकते हैं। तो भारतीयों को तुरंत ईरान छोड़ने की सलाह यहाँ पर दी गई है। विरोध प्रदर्शन और हिंसा से हालात गंभीर हो गए हैं और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, भारतीयों से तुरंत ईरान छोड़ने की अपील यहाँ पर की गई है और जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, हालात काफ़ी संवेदनशील और चिंताजनक बने हुए हैं। ईरान छोड़ने की सलाह यहाँ पर भारतीयों को दे दी गई है। विरोध प्रदर्शन और हिंसा की वजह से वहाँ पर हालात काफ़ी ज़्यादा गंभीर बने हुए हैं, स्थितियाँ काफ़ी तनावपूर्ण बनी हुई हैं। क्या कहेंगे सर इस पर? नहीं, ये सरकार का बेहतरीन फैसला है। उनको लग रहा है कि आने वाले दिनों में, आने वाले समय में स्थितियां बेकाबू हो सकती हैं, आपात स्थिति हो सकती है। क्यों ना उससे पहले अपने जितने भी लोग हैं उनको सुरक्षित यहाँ से निकलने के लिए या फिर अपने घरों में जहाँ वो रहते हैं वहाँ पे ही रहें। तो ये सारी एडवाइजरी उनको जारी की है। ये बेहतरीन फैसला इसलिए भी कहा जाएगा क्योंकि हाल के दिनों में आपने देखा रूस और यूक्रेन के बीच में जो हो रहा है या पूरे ग्लोबल स्तर पे उथल पुथल होती रही है और उसमें जब भारतीय फंस जाते हैं, उनको एयरलिफ्ट करवाना पड़ता है, तो उस समय स्थिति बहुत ज्यादा बेकाबू हो जाती है, कंट्रोल से बाहर हो जाती है। ऐसी स्थिति ना बने, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने पहले ही आगाह कर दिया है अपने लोगों को कि आने वाला समय सही नहीं है। जिस तरीके से चीजें हो रही है उससे आप अपने को सुरक्षित कर लो और हो सके अगर आप वीजा पे आए हो या टूरिस्ट बन के आए हो या फिर जिस तरीके से जैसे भी आप, तो आप तुरंत आदेश छोड़ दो। और ये होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि इस तरीके की अगर सरकारें पहले अगर फैसला ले ले अपने नागरिकों के लिए, तो आने वाले समय में किसी तरीके की अगर कोई घटना उसमें कैजुअलिटी की कोई संभावना नहीं रहती है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जिस तरीके की स्थिति वहाँ पर देखने को मिल रही है, तो रमेश जी साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में हालात और बिगड़ सकते हैं और शायद यही वजह है कि भारतीय दूतावास ने ये जो एडवाइजरी है ये यहाँ पर जारी कर दी है, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए पहले से ही जो भारतीय वहाँ पर है वो तैयार रहें। क्योंकि उनसे साफ तौर पर कहा गया है कि वो अपने ज़रूरी दस्तावेज़ भी यहाँ पर तैयार रखें, चाहे वो पासपोर्ट हो, चाहे वो उनका आधार कार्ड हो या फिर पहचान पत्र हो। इन तमाम चीज़ों को भी पूरी तरह से सही सलामत और अपने पास रखने की सलाह यहाँ पर दी गई है। नहीं, इसमें साहिल होता क्या है, एक जब दूसरी कंट्री में दूतावास होता है, एम्बेसी जब होती है, वो हमेशा अपने देश से कनेक्ट रहती है। उसको स्टैब्लिश करने का, उनको स्थापित करने का मकसद ये होता है कि आप वहाँ पे रहने वाले जितने भी प्रवासी भारतीय हैं उन पे नजर रखो, उनकी समस्याओं को देखो। अगर उनके साथ में जुड़ी समस्या आई है तत्कालिक या फिर आने वाली समस्या, उसको आप आइडेंटिफाई करो और फिर आप उनको सरकार को आगाह करवाओ। तो ऐसा ही पिछले 24 घंटे में हुआ है ईरान के। जिस तरीके से हमारे दूतावास हैं, हाई कमिश्नर, उन्होंने सरकार को आगाह करवाया, MHA को उन्होंने कहा और HM को डायरेक्ट उन्होंने इस चीज का अप्रोच करा कि स्थिति यहाँ पे बेकाबू होने वाली है। तब आनंद फानन में ये फैसला लिया गया कि आप एडवाइजरी जारी करिएगा, आप वहाँ पे हो और जितने भी अपने भारतीय उनको सुरक्षित बाहर से निकाला जाए। लेकिन यहाँ एक चीज साफ होती जा रही है कि इस तरह की घटना एक कोई पहली नहीं है। मुझे लगता है ये पहले भी होती रही है, सदियों में भी होती रही है, दशकों में भी होती रही है, लेकिन अब ये किस्तों में होने लगी है। 3 महीने के बाद में पता चला किसी कंट्री में उथल पुथल हो रही है, 4 महीने के बाद में और कहीं पे हो रही है। लड़ाइयां तो छिड़ी हुई है कई कंट्रियों के बीच में। और भारतीय ऐसे तो है नहीं कि एक ही देश में हमारे भारतीय हों। 7.5 करोड़ भारतीय इस समय पूरे 209 कंट्रियों में फैले हुए हैं। कोई ऐसी छोटी बड़ी कोई कंट्री नहीं है जहां भारतीयों की आमदगी ना हो। हर जगह वहां पे चाहे उच्च पद हो, चाहे पॉलिटिशियन हो,
हर क्षेत्र में भारतीय अपनी जो काबिलियत का वो लोहा अपना रहे हैं, और कुछ देश इस बात को समझते भी हैं कि भाई कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, चाहे इंजीनियरिंग हो जाए या फिर खेती बाड़ी हो जाए, वहां भारतीयों का होना बहुत जरूरी है। अगर भारत के लोग ना हो तो कई जगह कई क्षेत्र ऐसे हैं तो उनके चलते चलते चरखे रुक जाए। तो ये दूसरी कंट्री भी समझते हैं, हालांकि ये फैसला हमारी गवर्नमेंट ने लिया है, लेकिन जब उनकी स्थानीय हुकूमत को पता चलेगा तो उनको एक धक्का सा लगेगा उनको कि यार एक जिस क्षेत्र में जिसकी काबिलियत और जिसका हुनर भारतीयों को है, अगर वो यहाँ से चला जाएगा तो हमारा क्या होगा। तो ये उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन फिर भी इन चीजों को ध्यान ना रखते हुए अपनी सुरक्षा के लिए, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने ये तत्कालिक फैसला लिया। इसको मैं बेहतरीन कहूंगा। जी चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो भारतीय दूतावास तेहरान की सख्त एडवाइजरी यहाँ पर देखने को मिली है, जिसमें भारतीयों को तुरंत ईरान छोड़ने की सलाह भी दी गई है। साथ ही साथ उनसे अपील की गई है कि ज़रूरी दस्तावेज़ हर वक्त तैयार रखें ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटने में उन्हें ज़्यादा परेशानियों का सामना न करना पड़े। उधर नेपाल के धादिङ जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां यात्रियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी। इस दुर्घटना में अब तक कम से कम 18 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई अन्य यात्री घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन और बचाव दल मौके पर पहुंच गए और राहत एवं बचाव कार्य तेजी से जारी है। नदी में गिरी बस को निकालने और उसमें फंसे लोगों को बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस में बड़ी संख्या में यात्री सवार थे, जिससे हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है और प्रशासन घायलों को नजदीकी अस्पतालों में इलाज उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास भी कर रहा है। उधर छत्तीसगढ़ विधानसभा में आयोजित सत्र के दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करते हुए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत, संतुलित और तेजी से आगे बढ़ती हुई बताया। उनके अनुसार वर्ष 2025 और 2026 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद लगभग 6.31 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि आर्थिक वृद्धि दर 11.57% रहने की संभावना जताई गई है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की योजनाओं, निवेश और बुनियादी ढांचे के विकास का सकारात्मक प्रभाव कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। सर्वेक्षण में कृषि क्षेत्र को विशेष रूप से मजबूत बनाया गया, जहां 12.53% वृद्धि का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। इसी तरह औद्योगिक क्षेत्र में भी सुधार दर्ज करते हुए लगभग 10.26% वृद्धि की संभावना व्यक्त की गई, जिसका श्रेय निवेश और ढांचागत सुधारों को दिया गया। सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक 13.15% की वृद्धि का अनुमान जताया गया, जिसमें आईटी, व्यापार और अन्य सेवाओं के विस्तार को प्रमुख कारण माना गया है। इसके साथ ही स्थिर कीमतों पर राज्य की अर्थव्यवस्था में 8.11% वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय बढ़ाकर लगभग 1,79,244 रुपये तक पहुंचाने का अनुमान भी सामने रखा गया, जो आर्थिक गतिविधियों में विस्तार का संकेत माना जा रहा है। हालांकि इस प्रस्तुति के तुरंत बाद राजनीतिक माहौल भी गर्म हो गया। भूपेश बघेल ने सरकार के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि वास्तविक स्थिति और आंकड़ों में अंतर दिखाई देता है। इसको लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि आर्थिक आंकड़ों की व्याख्या को लेकर राजनीतिक दृष्टिकोण अलग अलग है। वहीं केरल विधानसभा में सबरीमाला मंदिर से जुड़े सोना चोरी मामले और तंत्री राजीव आरू की गिरफ्तारी को लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिला। इस मुद्दे पर विपक्षी गठबंधन यूडीएफ ने सरकार के रुख का कड़ा विरोध करते हुए सदन की कार्रवाई में असहयोग करने की घोषणा की। विपक्ष ने मामले को गंभीर बताते हुए संबंधित मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई और आरोप लगाया कि सरकार इस पूरे प्रकरण में पारदर्शिता नहीं बरत रही है। लगातार नारेबाजी और विरोध के चलते विधानसभा का माहौल तनावपूर्ण बना रहा। वहीं राज्य सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि मामले की जांच न्यायिक निगरानी में चल रही है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जा रही है। सरकार का कहना है कि जांच प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से आगे बढ़ रही है और सच्चाई सामने आने तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया, जिससे आने वाले दिनों में इस पर और अधिक विवाद और चर्चाएं होने की संभावना है। उधर ड्यूटी के दौरान एक आर्मी कैप्टन के आकस्मिक निधन की खबर ने सैन्य और नागरिक दोनों ही क्षेत्रों में गहरा दुख पैदा कर दिया। जानकारी के अनुसार सेवा के दौरान उन्हें अचानक कार्डियक अरेस्ट आया, जिसके बाद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। यह घटना उस समय हुई जब वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे, जिससे ये क्षति और भी अधिक संवेदनशील बन जाती है। इस दुखद घटना पर चिनार कोर ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत अधिकारी
को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके समर्पण, साहस तथा कर्तव्य निष्ठा को याद किया। सेना की ओर से उनके परिवार के प्रति संवेदना जताई गई और इस कठिन समय में हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया गया। यह घटना एक बार फिर उन जोखिमों और चुनौतियों को उजागर करती है जिनका सामना सेना के जवान अपने कर्तव्यों के दौरान करते हैं। वहीं तमिलनाडु में एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में बड़े स्तर पर बदलाव किए गए हैं, जिसके बाद चुनाव आयोग ने 23 फरवरी को अंतिम वोटर लिस्ट जारी कर दी। इस प्रक्रिया के दौरान सत्यापन और अपडेट के आधार पर बड़ी संख्या में नाम हटाए गए, जिससे मतदाता सूची में उल्लेखनीय कमी देखने को मिली। राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक के अनुसार पुनर्निरीक्षण के बाद कुल 97,37,831 नाम सूची से हटाए गए हैं। इन परिवर्तनों के बाद अब तमिलनाडु में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 5.43 करोड़ रह गई है। ये प्रक्रिया चुनावी पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है, ताकि केवल पात्र और सत्यापित मतदाता ही सूची में शामिल रहें। उधर दिल्ली में पुलिस भर्ती प्रक्रिया को अधिक समावेशी और अवसरपूर्ण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली पुलिस की नियुक्ति एवं भर्ती से जुड़े नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है, जिसके तहत अब पूर्व अग्निवीरों के लिए विशेष प्रावधान शामिल किए गए हैं। संशोधन नियमों के अनुसार पुरुष कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट और अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की राहत प्रदान की जाएगी, जबकि अग्निवीर योजना के पहले बैच के उम्मीदवारों को अधिकतम 5 वर्ष तक की आय छूट का लाभ मिलेगा। ये बदलाव ऐसे समय में किया गया है जब दिल्ली पुलिस में कुल 42,451 स्वीकृत पद मौजूद हैं, जिन पर सीधी भर्ती होती है और सामान्य आयु सीमा 18 से 25 वर्ष निर्धारित है। नए प्रावधान लागू होने के बाद बड़ी संख्या में पूर्व अग्निवीर इन पदों के लिए पात्र बन सकेंगे, जिससे उन्हें सैन्य सेवा के बाद करियर के नए अवसर मिलेंगे। वर्ष 2022 में शुरू की गई अग्निवीर योजना के तहत युवाओं को 4 साल तक सशस्त्र बलों में सेवा और प्रशिक्षण दिया जाता है और अब इस अनुभव का लाभ उन्हें कानून व्यवस्था से जुड़े क्षेत्रों में आगे बढ़ने के रूप में मिलेगा। ये कदम न केवल पूर्व सैनिकों के पुनर्वास को मजबूत करेगा, बल्कि पुलिस बल में प्रशिक्षित और अनुशासित युवाओं की भागीदारी को भी बढ़ाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।